A very good morning to everyone. So, let us now move towards the further topics that are there in our revision tour of MySQL. So, we will see what all type of SQL statements are given to us, and we have already seen in our previous class that there are actually five types of statements which are there in MySQL, but as per our syllabus, we have to deal with three of those. The first one is DDL, which is also known as data definition language. The second one is DML, which is called as data manipulation language. And the third one is TCL, that is transaction control statements or language, whatever we can call. So over here as you can see, data definition है ना, define करना है किसी चीज़ को. So for defining we are given some of the statements that can be used for defining the data. So what all those statements which are given to us? So the first one is create, the second one is alter, the third one is drop. These are the statements given for definition, means defining the table. Manipulation means to modify. So what all statements are given to us for modifying? So insert, update and delete. ठीक है, modify इन्होंने लिखा हुआ है, but insert, update and delete are the statements which are given to us for manipulating the data. And the third one is transaction control statement. अब ट्रांजैक्शंस कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ कमिट और रोल बैक और सेव पॉइंट्स के कुछ ऑप्शंस यहाँ पर प्रेजेंट है, बट हम लोग जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो होता है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. तो ये कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जो कि हम यहाँ पर देखेंगे हमारे इस पूरे चैप्टर में. We are also given with some of the common MySQL data types, as you can see over here. Char, varchar, tiny text, text, blob, medium text, medium blob, long text, long blob, tiny int और स्मॉल int और मीडियम int. तो ये कुछ डेटा टाइप्स दिए हुए हैं. इनमें से हम कैर, वेरकैर, ऐसे कुछ डेटा टाइप्स को हमारे इन द सिलेबस जो हम इनको कवर करते हैं, और जो दूसरे हम कवर करते हैं वो होते हैं इंट, फ्लोट, डबल, डेसिमल, डेट. तो ये जो साइड में लिखे हुए हैं यहाँ पर, इनमें से भी कुछ हम कवर करते हैं. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं. नीचे यहाँ पर दे हैव गिवन अस द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेरकैर. अब कैर और वेरकैर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कैर और यहाँ पर पास किया कैर. एक मिनट देखो, यहाँ पर मैंने जब डिफाइन किया तो पास किया कैर और 10, और दूसरी जगह मैंने पास किया वेरकैर और 10. इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं कैर और 10 पास कर रहा हूँ और अगर मैं इनपुट देता हूँ हाई, ठीक है, अगर मैं इनपुट देता हूँ हाई, तो ये जो कैर के अंदर मैंने हाई लिखा है ये 10 कैरेक्टर्स ऑक्यूपाई करेगा, मतलब 10 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा. ये मेमोरी में 10 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा हाई. बट अगर वहाँ पर मैंने वेरकैर यूज़ किया होता और वहाँ पर मैंने सेम इनपुट दिया होता हाई, तो अब वो वेरिएबल कैरेक्टर्स काउंट करता. मतलब यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स हैं? H1 और I2, मतलब यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स हैं मेरे पास. तो वेरकैर में ये 2 बाइट्स का स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा. जबकि यहाँ पर अगर कैर होता तो कैर का मैक्सिमम साइज आपने क्या दिया था? 10. तो आप हाई पास करो, हेलो पास करो, कुछ भी पास करो, वो हमेशा 10 बाइट्स ही ऑक्यूपाई करेगा. बट अगर वेरकैर होगा तो जब वेरकैर होगा हाई पास करोगे, हेलो पास करोगे, तो यहाँ पर ये 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा और यहाँ पे ये 5 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा. तो वेरिएबल लेंथ होती है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर नहीं होते, तो वो वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर होता है. ठीक है, तो ये देखो फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर होता है कैरेक्टर और वेरकैर होता है वेरिएबल लेंथ. तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर हमको समझाई हुई है. डेटाबेस कैसे एक्सेस करते हैं? तो हम लोग जानते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ और डेटाबेस का नाम. जैसे कि हम लोग हमारा जो डेटाबेस यूज़ करते थे पिछले साल जो यूज़ किया था वो था मेनाजरी, है ना, आप लोगों को शायद याद होगा. मेनाजरी नाम का एक डेटाबेस हमने देखा था जिसमें कुछ पेट्स और
कुछ इवेंट्स का 2 टेबल्स थे हमारे पास। तो यहाँ पर हमको डेटाबेस यूज़ करना होता है तो सिंपली हम कमांड यूज़ करते हैं यूज़ मेनाजरी। तो ऐसा यूज़ करने से हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेटाबेस क्रिएट कैसे होता है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्रिएट टेबल नाम की एक कमांड थी। जैसे ही हम क्रिएट टेबल और टेबल का नाम प्रोवाइड करते हैं तो हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, बट फॉर क्रिएटिंग द टेबल इतना सा डेटा प्रोवाइड करना सफिशिएंट नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम के बाद ब्रैकेट्स के अंदर हमको कॉलम का नाम और उसमें कौन सा डेटा टाइप आएगा और वो कितने साइज़ का होगा वो बताना होता है। अगले कॉलम का नाम, कौन सा डेटा टाइप होगा और कितना उसका साइज़ होगा वो बताना होता है। ऐसे करते करते जितने कॉलम्स आप बनाने चाहते हो वो आपको डिफाइन करने होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, इन्होंने एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया हुआ है। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ये ब्रैकेट ओपन हुआ है, ये यहाँ पर क्लोज हुआ है। क्लोज के बाद अल्टीमेटली फुल स्टॉप के लिए यहाँ पर सेमी कोलन लगता है, जैसे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगता है। यहाँ पर भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमी कोलन लगाया जाता है। अब उसके बाद इसमें कितने कॉलम्स हैं, तो ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रेड, ग्रॉस, 5 कॉलम्स हैं। ई कोड में इंटीजर टाइप का डेटा आएगा, लेंथ नहीं लिखी, कितनी भी आ सकती है। ई नेम में कैरेक्टर टाइप का डेटा आएगा, 20 कैरेक्टर्स मैक्सिमम आ सकते हैं। आप कुछ भी नाम पास करोगे, राहुल, सोहन, कुछ भी नाम पास करोगे वो 20 बाइट्स ही ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर वेरकेर ना लेते हुए कैर लिया हुआ है ना, समझ रहे हो। वेरकेर लेते तो वो राहुल होता या रोहन होता, वो 5 बाइट्स ऑक्यूपाई करता। बट यहाँ पर क्या होगा, हर एक चीज़ 5 बाइट्स की भी होगी तो भी वो 20 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि कैरेक्टर आपने यूज़ किया इंस्टेड ऑफ वेरकेर। सेक्स जो है वो सिंगल कैरेक्टर ऑक्यूपाई करेगा, या तो आप एम लिखोगे या तो आप एफ लिखोगे, या तो थर्ड कैटेगरी जो अब यहाँ पर दे दी है वो आप टी लिख सकते हो ट्रांसजेंडर के लिए। अगला जो दिया हुआ है वो है ग्रेड। यहाँ पर आप ग्रेड दोगे, A1, A2, B2, C2, है ना। तो ये हम ग्रेड्स भी दे सकते हैं। और अगला दिया हुआ है ग्रॉस। ग्रॉस मतलब उनकी कितनी सैलरी है, तो सैलरी कितनी भी हो सकती है, 10,000, 50 पॉइंट समथिंग, कुछ हो सकता है ना डेसिमल के बाद। तो यहाँ पर उसको डेसिमल डेटा टाइप इन्होंने प्रोवाइड करके रखा है। तो इस तरीके से टेबल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। इस क्रिएटेड टेबल के अंदर डेटा इनपुट करना है तो इंसर्ट कमांड यूज़ होती थी, आप लोगों को पता होगा। इंसर्ट इनटू लिखा जाता था। तो जैसे कि एम्प्लॉय नाम का टेबल है, उसमें आपको एक डेटा एंटर करना है तो आप लिखोगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय लिखने के बाद आपको वैल्यूज़ पास करनी है कि क्या वैल्यूज़ आपको डालनी है। तो आपको लिखना होता है एक और कीवर्ड जो होता है वैल्यूज़। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़, और फिर ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को पास करनी होती हैं वो वैल्यूज़ जो आप टेबल में देना चाहते हो। ये होगा ई कोड, ये होगा ई नेम, ये होगा सेक्स, ये होगा ग्रेड, ये होगी ग्रॉस। तो ये 5 कॉलम्स यहाँ पर उनकी 5 वैल्यूज़ को डिफाइन कर रहे हैं, और इस तरीके से वैल्यूज़ को डाला जा सकता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप डेटा इनपुट करना चाहते हो तो आप ऐसा इनपुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दिस। और आप इस तरीके से भी अल्टरनेट कमांड जो है इसका भी यूज़ कर सकते हो। अल्टरनेट कमांड में सिर्फ इतना हुआ है कि यहाँ पर कॉलम्स के नाम भी आपने लिख दिए हैं, यहाँ पर कॉलम्स के नाम नहीं लिखे हैं। ये दोनों तरीके हैं हमारे पास जिनका यूज़ करके हम इंसर्ट कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज़ को, ठीक है। अब मेरे पास सारी वैल्यूज़ नहीं है, अब एम्प्लॉई टेबल के अंदर मुझे सिर्फ लिमिटेड वैल्यूज़ ही इनपुट करना है, तो आप ऐसा लिख दो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई और ब्रैकेट में पास कर दो ई कोड, ई नेम और सेक्स। तो क्या होगा, ई कोड में वैल्यू चली जाएगी 2014, और ई नेम में वैल्यू चली जाएगी मंजू, और सेक्स में वैल्यू चली जाएगी एफ। तो बचे हुए जो 2 कॉलम होंगे आपके, वो वहाँ पर उनको एम्प्टी रखेगा, वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी, मतलब वहाँ पर क्या जाएगी, नल वैल्यू जाएगी, ठीक है। जब कोई भी वैल्यू नहीं जाती है मतलब वहाँ पर नल वैल्यू पास होती है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से ग्रेड और जो आपका ग्रॉस है वो कॉलम्स यहाँ पर नहीं है, बचे हुए 3 कॉलम्स में ये वैल्यूज़ जाएंगी। तो इस तरीके से वैल्यूज़ पास की जा सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं इंसर्टिंग नल वैल्यूज़। नल वैल्यू इंसर्ट करने का सबसे सिंपल तरीका, जहाँ पर नल वैल्यू इंसर्ट करनी है वहाँ पर लिख दो नल।
सिंपली नल लिख दो, विदाउट सिंगल कोट्स, विदाउट डबल कोट्स, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको लिखना है नल। आप नल लिख दोगे तो क्या होगा कि वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो नल वैल्यू वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, मतलब वो ब्लैंक रहेगा वो कॉलम, ठीक है। डेट्स इंसर्ट करना है तो एक चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखें, जब कभी डेट्स इंसर्ट की जाती हैं तो जो डिफ़ॉल्ट डेट इंसर्ट करने का सिंटेक्स है वो है वाई 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 एम एम डी डी। वाई 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 एम एम डी डी मतलब अगर आपको लिखना हो 17 दिसंबर 2020, अगर ये डेट आपको अगर डालनी है तो ये डेट डालने के लिए आपको डेट के अंदर कैसे किस तरीके से वैल्यूज़ पास करनी पड़ेगी, 2020-12-17। ऐसा जब आप लिखोगे तब जाकर वो वैल्यू होगी 17 दिसंबर 2020। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। मेकिंग सिंपल क्वेरीज थ्रू सिलेक्ट कमांड, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड जो है वो है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड कैसे यूज़ करें तो चलो देखते हैं। जैसे कि मेनाजरी के अंदर एक पेट नाम का टेबल था, आपको पेट नाम के टेबल को देखना है कि पेट नाम के टेबल में क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो सिंपली आपको क्या देखना है, सारी वैल्यूज़ देखना है पेट नाम के टेबल की। तो सारी वैल्यूज़ को देखने के लिए यहाँ पर एक कीवर्ड होता है जिसको बोला जाता है एस्ट्रिक, ठीक है, एस्ट्रिक, ठीक। एस्ट्रिक वर्ड यहाँ पर सिलेक्ट एस्ट्रिक बोलते हैं, सिलेक्ट स्टार नहीं बोलते, हम बोलते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक, ठीक। तो ये याद रखना, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट। एज सुन एज आई विल कॉल दिस कमांड सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट, तो वो पेट टेबल के सारे वैल्यूज़ को मुझे डिस्प्ले कर देगा। ऑलराइट, और अगर मुझे सारे वैल्यूज़ नहीं डिस्प्ले करने, कुछ स्पेसिफिक डिस्प्ले करने हैं तो वो भी डिस्प्ले किए जा सकते हैं। जैसे कि मेरा टेबल है पेट नाम का, उसमें मुझे पता है कि एक सेक्स नाम का कॉलम है, मुझे उसमें सिर्फ मेल का डेटा देखना है, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट। अगर सिर्फ इतना लिख दूंगा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट तो वो मुझे सारा डेटा दिखा देगा। बट अगर आप लोगों को कुछ कंडीशन पास करनी है कि मुझे कुछ लिमिटेड डेटा देखना है, तो कंडीशन पास करते टाइम आपको वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक। तो वेयर क्लॉज का जैसे इस्तेमाल करोगे, जैसे कि मैंने लिख दिया वेयर, अब ये वेयर क्लॉज इस्तेमाल कर दिया मतलब आई एम प्रोवाइडिंग सम कंडीशन। क्या कंडीशन डाल दी मैंने, वेयर सेक्स इज इक्वल्स टू एम। अब एस्ट्रिक फ्रॉम पेट लगाया है मतलब पेट टेबल की सारी वैल्यूज दिखाएगा, बट एक कंडीशन लगी हुई है, वेयर क्लॉज लगा हुआ है जिसमें सेक्स इज इक्वल्स टू मेल, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के डेटा को शो करना है। मेल कैंडिडेट्स जितने होंगे उन सारे मेल कैंडिडेट्स के सारे कॉलम्स देखने के लिए हम इस कमांड को लिख सकते हैं। और एक और कमांड लिखी हुई है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट, अगर सिर्फ इतना लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट तो पूरा का पूरा पेट टेबल दिख जाता। बट हमको कुछ कंडीशन डालनी है, तो देखो कंडीशन डालने के लिए वेयर क्लॉज इस्तेमाल होता है, और हमने लिख दिया बर्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 201911, है ना, ये 1 जनवरी 2019। मतलब यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन डाली कि जिसका बर्थ 1 जनवरी 2019 को आता है उनका मुझे डेटा शो करो। एक और डेटा पास किया हुआ है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट, वेयर क्लॉज लगाया, वेयर स्पीशीज इज इक्वल्स टू डॉग एंड सेक्स इज इक्वल्स टू एफ, मतलब उन डॉग्स का डेटा शो करो जो कि फीमेल डॉग्स हैं, ठीक है, उनके सारे ऑल, है ना, एस्ट्रिक लगा हुआ है, उनके सारे कॉलम्स का डेटा शो करो। अगला लिखा हुआ है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट वेयर स्पीशीज इज इक्वल्स टू स्नेक और स्पीशीज इक्वल्स टू बर्ड, मतलब जिनकी स्पीशीज या तो स्नेक है और लगा हुआ है, और के बारे में जानते हो, रमेश आए या सुरेश आए, दोनों में से कोई एक भी आ गया तो काम हो जाएगा, है ना, दोनों में से कोई एक भी आया तो पढ़ाना है, मतलब सीधी सी बात। तो यहाँ पर और लगा हुआ है, मतलब ये क्या करेगा, ये स्नेक और बर्ड दोनों के डेटा को शो करेगा। अगला दिया हुआ है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है सारे मेल कैट्स देखना है, तो मेल कैट्स देखने के लिए स्पीशीज इज इक्वल्स टू कैट, एंड अब यहाँ पर सिर्फ मेल कैट्स चाहिए ना, फीमेल कैट्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पर एंड सेक्स इज इक्वल्स टू एम। जैसे ही हम ऐसा डेटा पास करेंगे तो आप देखोगे कि सारे के सारे मेल कैट्स का डेटा आपको शो हो जाएगा।
अब ये तो क्या कर रहा था, अभी तक हम लोग ने क्या करके देखा, सारे कॉलम्स, अभी तक हमने सारे कॉलम्स डिस्प्ले करे और कुछ पर्टिकुलर रोज डिस्प्ले करी। बट अब अगर मुझे सारे कॉलम्स डिस्प्ले नहीं करना है तो एस्ट्रिक के बिना अब हमको काम चलाना पड़ेगा। सारे कॉलम्स डिस्प्ले करने होते हैं तो एस्ट्रिक यूज़ करते हैं, और अगर हमको कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स डिस्प्ले करना है तो सीधी सी बात है, एस्ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो चलो क्या होगा फिर, तो देखते हैं हम। जैसे कि इन्होंने बोला डिस्प्ले नेम्स एंड बर्थ डेट्स ऑफ ऑल पेट, आपको सारे के सारे पेट्स के नाम और बर्थ डेट शो करना है। तो हम सिंपली लिखेंगे सिलेक्ट नेम कॉमा बर्थ फ्रॉम पेट, और आखिरी में सेमीकोलन। जैसे ही हम ऐसा लिखते हैं नेम कॉमा बर्थ फ्रॉम पेट, तो हमको सारे जितने भी पेट्स हैं उन सब के नाम और उनकी बर्थ डेट्स पता चल जाती है। अगला दिया हुआ है, अगला कमांड लिखा हुआ है डिस्प्ले ओनर्स ऑफ पेट्स बॉर्न आफ्टर 2018, उन ओनर्स के नाम बताओ जो कि 2018 के बाद जिनका बर्थ हुआ है। तो सिलेक्ट ओनर फ्रॉम पेट वेयर बर्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 2018 12/31, है ना, 31 दिसंबर 2018 से बाद का जिनका बर्थ होगा उन ओनर्स का डेटा शो करना है। तो ये कमांड हमको लिखनी पड़ेगी। अब रिडंडेंट डेटा एलिमिनेट करना हो, रिडंडेंट मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट डेटा। तो हमने लास्ट ईयर, आप लोगों को याद होगा, एक कमांड पढ़ी थी, जब कभी डुप्लीकेट डेटा आता है और डुप्लीकेट डेटा को हटाना होता है तो हम डिस्टिंक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। डिस्टिंक्ट कमांड क्या करती है, डिस्टिंक्ट कमांड सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट डेटा शो करती है, मतलब रिपीटेड डेटा को शो नहीं करती। जो भी आपका यूनिक कॉलम्स होंगे, जो यूनिक वैल्यूज़ होंगी, उन यूनिक वैल्यूज़ को ही शो करेगी। तो उसके लिए हमें कौन सा कीवर्ड दिया हुआ है, तो कीवर्ड दिया हुआ है डिस्टिंक्ट। देखो डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल पेट ओनर्स नॉन रिडंडेंट, यहाँ पर आपको सारे पेट ओनर्स का डेटा शो करना है, रिपीट नहीं करना है नाम। तो आप अगर सारे ओनर्स का नाम डिस्प्ले करना होता तो आप लिखते सिलेक्ट ओनर फ्रॉम पेट, काम हो जाता है कि नहीं। बट यहां पर क्या होगा, नॉन रिडंडेंट डेटा चाहिए, मतलब रिपीटिंग वैल्यूज नहीं चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ओनर फ्रॉम पेट। सिलेक्ट ओनर फ्रॉम पेट लिखोगे तो रिपीट होंगी वैल्यूज। अगर एक ही ओनर के पास दो एनिमल्स हैं, दो पेट्स हैं, तो वो वहां पर उनका डेटा दो बार शो करेगा। बट अगर मैं लिख दूं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम पेट, तो अब उनका नाम एक ही बार शो करने वाला है। अगला एग्जांपल देखते हैं, डिस्प्ले डिस्टिंक्ट स्पीशीज ऑफ पेट फ्रॉम टेबल पेट, पेट नाम के टेबल में से आपको कितनी स्पीशीज हैं आपके पास उनका डेटा चाहिए। अगर पूरा रिपीटिंग वैल्यू चाहिए हो तो हम सिंपली लिखते सिलेक्ट स्पीशीज फ्रॉम पेट, बट हमको रिपीट नहीं करना है तो हमने ऐड कर दिया डिस्टिंक्ट, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पीशीज फ्रॉम पेट। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्टिंग फ्रॉम ऑल द रोज, तो अब सारी रोज में से डेटा डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऑल कीवर्ड यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि सारी सिटी का डेटा देखना है ना। देखो जैसे कि ये कमांड है सिलेक्ट ऑल सिटी फ्रॉम सप्लायर्स, सो इट विल गिव वैल्यूज ऑफ सिटी कॉलम फ्रॉम ईच रो ऑफ द टेबल विदाउट कंसिडरिंग द डुप्लीकेट एंट्रीज। तो सारे के सारे जितना भी आपके सिटी कॉलम में डेटा है वो सारा का सारा डेटा शो कर देगा विदाउट लुकिंग एट द रिडंडेंसी, वो डेटा को शो कर देगा। व्यूइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, टेबल का स्ट्रक्चर देखना है कि टेबल कैसे बना है, क्या चीज़ में कौन सा डेटा टाइप दिया है, कैर पास किया है कि वेर कैर पास किया है कि डेट पास किया है कि इंट पास किया है कि डबल पास किया है। आपको ये चेक करना है कि क्या डेटा टाइप पास किया हुआ है, कैसे हमारा ये टेबल कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो उसके लिए एक कमांड होती है जिसको बोलते हैं डिस्क्राइब कमांड। डिस्क्राइब जो ये कमांड होती है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, या तो लिख लो DSC पेट और या तो लिख लो डिस्क्राइब पेट। दोनों तरीकों से एक ही काम होगा, आपको जो भी आपका डेटा है उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बना है वो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशंस अगर आपको परफॉर्म करने हैं तो सिंपल कैलकुलेशंस भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको 3.14159 मतलब पाई की वैल्यू में 6 × 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे, तो सिंपली लिखो सिलेक्ट नंबर्स जो भी हैं तो सिलेक्ट 3.14159 × 6
इंटू 6। जैसे ही हम इस तरीके से डेटा पास करेंगे तो आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। नीचे दिया हुआ है करंट सिस्टम डेट, हमारे कंप्यूटर में अभी क्या डेट आ रही है, वो सिस्टम डेट अगर हमको चेक करनी है तो हम यूज़ करते हैं कर डेट फंक्शन। सिलेक्ट कर डेट फंक्शन, तो वो क्या करेगा, करंट डेट शो कर देगा। कॉलम एलियाजिंग हम जानते हैं बखूबी, कॉलम एलियाजिंग मतलब किसी भी कॉलम को पेट नेम प्रोवाइड करना है, कुछ दूसरा नाम प्रोवाइड करना है, तो हम कॉलम एलियाजिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखो सिलेक्ट डेट कॉमा टाइप, यहाँ पर डेट नाम का एक कॉलम होगा और टाइप नाम का जो कॉलम होगा, तो यहाँ पर टाइप नाम के कॉलम का नाम चेंज कर दिया उन्होंने इवेंट टाइप। तो जैसे ही हम हमारा टेबल डिस्प्ले होगा तो वहाँ पर डेट नाम के कॉलम का नाम तो डेट ही रहेगा, बट जो टाइप नाम का कॉलम डिस्प्ले होगा उस टाइप नाम के कॉलम की जगह लिखा हुआ आएगा इवेंट टाइप। तो इस तरीके से हम एलियाजिंग कर कर कॉलम्स के नाम चेंज कर सकते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए दिखेगा, परमानेंट नाम चेंज नहीं होगा आपके टेबल का। आपके टेबल का परमानेंट वाला जो नाम है वो है टाइप, वो हमेशा वही रहेगा, बट टेबल को देखते समय आपने यहाँ पर नाम दे दिया है तो इस समय वो उसको इवेंट टाइप इस नाम से दिखाएगा। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे का पहला दिया हुआ है कंडीशन बेस्ड ऑन अ रेंज। तो रेंज कोई दे दी आपको, जैसे कि आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और आपको निकालना है कि 30 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के हैं उनका डेटा आपको अगर देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं। तो जैसे कि देखो इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, सिलेक्ट आई कोड DSCP QOH फ्रॉम आइटम्स। अब यहाँ पर इन्होंने इतना तो लिख दिया, जो भी लिखना था लिख दिया, यहाँ पर वेयर क्लॉज लगाया और वेयर क्लॉज लगाकर बता दिया कि आपको वो वैल्यूज़ निकालनी है जिसमें QOH की वैल्यू 30 से 50 के बीच में है। जैसे कि क्यों भी कुछ भी हो सकता है, QOH की वैल्यू यहाँ पर हो सकती है आपके पास 10 से लेकर 1000 तक हो, पर आपको सिर्फ उतनी वैल्यूज़ देखनी है जिनकी वैल्यू 30 से लेकर 50 तक हो। तो आप सिंपली लिखोगे वेयर QOH बिटवीन, जो मेन क्लॉज है हमारे काम का वो है बिटवीन, ये आपको पता होना चाहिए, वेयर QOH बिटवीन 30 and 50. As soon as you will write this command, so you will see the output will be generated where I code, DSCP and QOH will be displayed, but QOH will be displayed only of those columns which have values between 30 and 50, both inclusive 30 and 50, इन दो के बीच में जिनका QOH होगा उन्हीं का डेटा वो वहाँ पर शो करेगा। तो ये भी एक कंसेप्ट होता है जो यहाँ पर बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कंडीशन बेस्ड ऑन अ लिस्ट। अब कंडीशन बेस्ड ऑन अ लिस्ट मतलब आपको कुछ लिस्ट दे दी कि इन का डेटा आपको शो करना हो, तो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ आपको कुछ मैचिंग वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, उन मैचिंग वैल्यूज़ में से अगर किसी कॉलम की वो वैल्यू मैच कर जाती है तो वो डेटा डिस्प्ले कर दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर सिटीज़, आपको बोल दिया कि दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई 4 शहर हैं, आपको उन मेंबर्स के नाम देखने हैं जो इन 4 में से किसी शहर में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर चारों शहर में तो कोई रह नहीं सकता, इन मतलब अल्टीमेटली कोई एक ही शहर में रहता होगा, तो यहाँ पर वो आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कमांड लिखी हुई है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेंबर्स, मतलब सारे कॉलम्स प्रिंट करना है। वेयर क्लॉज लगाया है, कंडीशन क्या दी, वेयर सिटी इन, अगर आपको किसी लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज के अकॉर्डिंग डेटा डिस्प्ले करना है तो उसके लिए इन क्लॉज का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने इन यूज़ किया और इन यूज़ करके लिख दिया दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक है। ये यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, जैसे लिख दिया दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो जो इनमें से किसी एक शहर में भी रहते होंगे उनका डेटा हमको डिस्प्ले करके दिखा दिया जाएगा। इसके साथ इन के साथ नॉट इन भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि द नॉट इन ऑपरेटर फाइंड्स रोज दैट डज नॉट मैच द लिस्ट।
जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ वेयर सिटी नॉट इन दिल्ली मुंबई चेन्नई, तो उनका डेटा डिस्प्ले करना है जिनकी सिटी दिल्ली मुंबई या चेन्नई नहीं है। तो अब जिनकी सिटी दिल्ली मुंबई और चेन्नई नहीं है उनके छोड़कर बाकी सबके डेटा अब हमें दिखेंगे। तो इस तरीके से इन या नॉट इन दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस। पैटर्न मैचेस, कुछ पैटर्न आप दोगे, उस पैटर्न को भी मैच कर कर कंडीशंस बनाई जा सकती है। एक्चुअली यहाँ पर दो पैटर्न्स होते हैं, पहला होता है परसेंटेज और दूसरा होता है अंडरस्कोर। परसेंटेज का मतलब है जैसे कि मैंने दे दिया परसेंटेज ए एन। अब परसेंटेज ए एन दे दिया, मतलब मैंने बोला कि जिनके नाम में आखिरी में ए एन आता है, रोहन, मोहन, सोहन, है ना, रमन, तो ऐसे सारे नाम जिनके लास्ट में ए एन आता है सिर्फ वही डेटा शो होगा। और अगर मैं ऐसा लिख दूं परसेंटेज ए परसेंटेज, तो जिनके नाम में पहले और आखिरी कैरेक्टर को छोड़कर कहीं पर भी बीच में ए आ रहा होगा, ये उनके सारों के डेटा शो कर देगा। जैसे मोहन तो एच ए एन ए आया, सोहन एच ए एन ए आया। तो यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न को मैच किया जाता है। और एक तरीका होता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब है कि एक दो, जैसे कि मैंने एक दो तीन और लिख दिया ए एन, तो यहाँ पर सिर्फ तीन कैरेक्टर्स के मैंने अंडरस्कोर बनाए, तो यहाँ पर तीन ही कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं। यहाँ पर तीन से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं लिखे जा सकते। तो जब मतलब आपको पता हो स्पेसिफिकली कि तीन ही स्पेसेस देना है तो आप यूज़ करोगे अंडरस्कोर। अगर आपको लगता है कि कोई भी मतलब कि किसी भी रेंज में डेटा हो सकता है तो वहाँ पर आप लोग यूज़ करोगे परसेंटेज, जब आपको पता नहीं है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आगे या पीछे आ सकते हैं। जैसे कि देखो, टू लिस्ट मेंबर्स विच आर इन एरियाज विथ पिन कोड स्टार्टिंग फ्रॉम 13, उन लोगों का डेटा डिस्प्ले करना है जिनके पिन कोड 13 से स्टार्ट होते हैं। अब पिन कोड जिनके 13 से स्टार्ट होते हैं तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी फ्रॉम मेंबर्स वेयर पिन लाइक 13%। जैसे ही आप ऐसा लिख दोगे पिन लाइक 13%, तो इसका मतलब ये होगा कि 13 तो स्टार्टिंग होगी और उसके बाद परसेंटेज लगा हुआ है, मतलब उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं, बट शुरू में 13 होना बहुत ज़रूरी है। ये होता है पैटर्न मैच। एक और बताया हुआ है, टू सिलेक्ट नेम्स ऑफ पेट्स हु हैव नेम्स एंडिंग विद एल वाई। आपको उनके नाम डिस्प्ले करना है जो कि वाई से एंड हो रहे हैं। तो सिंपल है, इन क्लॉज लगा के परसेंटेज वाई लिख देना। जैसे ही आप सॉरी इन क्लॉज बोल रहा हूँ मैं, लाइक क्लॉज लगा के आप परसेंटेज वाई लिख देना। जैसे ही आप लाइक क्लॉज लगा के परसेंटेज वाई लिखोगे तो वो वहाँ पर वो सारे नाम्स डिस्प्ले कर देगा जो वाई से एंड हो रहे हैं। ठीक है, अगला है सर्चिंग फॉर नल वैल्यूज़ को भी सर्च किया जा सकता है। नल वैल्यूज़ को सर्च करने के लिए आप क्या लिख दो, सिंपली जो जो कॉलम्स आपको डिस्प्ले करना है, सिलेक्ट EMP नंबर, EMP नेम, जॉब फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज़ नल। उनका डेटा सर्च करो जिनका डिपार्टमेंट नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर इज़ नल, यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने उसको डिस्प्ले कर कर बताया हुआ है। ये एक रिवीजन यहाँ पर दिया हुआ है लेटेस्ट रिवाइज में। आगे देखते हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी हमने पीछे ही देखा था टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना होता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, तो क्रिएट टेबल कस्टमर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब क्रिएट टेबल कस्टमर कर दिया, आप कॉलम्स के नाम भी देने पड़ेंगे, सिर्फ क्रिएट टेबल कस्टमर लिख देने से काम नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर कॉलम्स के नाम भी देना है। तो कॉलम्स के नाम क्या क्या दे दिए, तो देखो पहला कॉलम का नाम दिया फर्स्ट नेम। हाँ, एक और बात, कॉलम के नाम में कभी स्पेस नहीं आता, आप यहाँ पर देख सकते हो ये 3 में स्पेस नहीं दिया हुआ है, अंडरस्कोर का साइन बना हुआ है। ठीक है, तो कभी भी कॉलम्स के नाम में स्पेस नहीं आता। जैसे ही आप कॉलम्स के नाम में स्पेस दोगे तो एरर आ जाएगी। एक्सटर्नल आए कभी तो वो ऐसा कर सकते हैं कि आपको एक क्वेरी लिख दे जिसमें कॉलम्स के नाम में स्पेस दे दे और आपसे बोले कि एरर फाइंड करो।
आपको वहाँ एरर समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो इतने इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है, जबकि हमको पता होता है कंसेप्ट फिर भी। तो वो हमको ध्यान रखना है कि अगर कॉलम्स के नेम में स्पेस दिया हुआ है तो वो वहाँ पर वैलिड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कॉलम का नाम, ये उसका डेटा टाइप और ये उसकी लेंथ। तो ये तीन चीज़ें हमको एक्चुअली हर एक कॉलम के साथ पास करनी होती है। कॉलम का नाम, क्या उसमें डेटा टाइप होगा और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम उसमें लिखेंगे। ठीक, कौन कौन से अब एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। अब देखो एसक्यूएल में जब हम इस तरीके से टेबल को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर इस टेबल के क्रिएशन में और भी कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई की जा सकती हैं, यहाँ पर जो मैंने मार्क किया। ठीक, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई की जा सकती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज को बोला जाता है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स, वो कहलाते हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो एसक्यूएल के पास कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं, तो नॉट नल। नॉट नल का मतलब है कि आप अगर किसी के आगे, एक मिनट, जैसे कि मैंने फर्स्ट नेम कॉमा कैर, और ये कॉमा लगाने से पहले फर्स्ट नेम स्पेस कैर 50, यहाँ पर कॉमा लगाने से पहले अगर मैं स्पेस दे के लिख दूँ नॉट नल, इसका मतलब ये होगा कि नॉट नल अगर मैं लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर कॉलम को, ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला कॉलम है, इस पर्टिकुलर कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। नॉट नल है वो, मतलब नल है ही नहीं वो, तो नल वैल्यू वहाँ पर आएगी नहीं, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। अगला जो यहाँ पर कंस्ट्रेंट है वो है डिफ़ॉल्ट। अगर आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हो तो उसमें अगर आपको किसी कॉलम पे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी ही है, 0 10 20 30 कुछ भी, अगर आपको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी ही है तो वहाँ पर इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज़ किया जा सकता है। अगला दिया हुआ यूनिक, नाम से क्लियर है, उस कॉलम पे, जिस कॉलम पे आप यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दोगे तो वहाँ पर आप कोई भी रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं इंसर्ट कर पाओगे, यूनिक वैल्यूज़ ही आपको इंसर्ट करनी होगी। जब कभी आप रिपीटिंग वैल्यूज़ डालोगे तो वहाँ पर वो आपको एरर शो कर देगा, ये होता है यूनिक कंस्ट्रेंट। अगला दिया हुआ है चेक, जैसे कि आपने बोल दिया कि रोल नंबर डालो, अब रोल नंबर -1 तो हो नहीं सकता, पर किसी ने डाल दिया -1, तो ऐसे समय पर चेक कंडीशन लगाई जा सकती है। जैसे मैंने बोल दिया चेक इज़ ग्रेटर देन 0, अब चेक रोल नंबर कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा, तो वह चेक रोल नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। तो हर बार जब रोल नंबर में कोई वैल्यू एंटर होगी तो वो चेक की जाएगी कि क्या वो 0 से बड़ी है या नहीं है। अगर वो 0 से छोटी होगी तो वह एरर शो कर देगा और आपको फिर से वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। तो ये जनरली होता है। अगला है प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की हमको पता है, प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक ही होती है, टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है फॉरेन की, फॉरेन की आगे आएगा जब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर दो कॉलम्स के आगे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दिया है इन्होंने, तो SID स्टूडेंट ID, इस कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक, अगला है लास्ट नेम वेर कैर 30, तो लास्ट नेम के कॉलम को भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता, नॉट नल है वो, मतलब वो नल नहीं रह सकता, वो खाली नहीं रह सकता, मतलब यहाँ पर हम नल वैल्यूज़ नहीं इंसर्ट कर सकते, यहाँ पर कर सकते हैं, फर्स्ट नेम में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी नॉट नल कंस्ट्रेंट को इंसर्ट नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देखो, इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, दिख गया तो समझ लेते हैं। इंसर्ट इनटू कस्टमर लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम। अब आपने डाल दिया इंसर्ट इनटू कस्टमर लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर लास्ट नेम डाल दिया वैंग, फर्स्ट नेम डाल दिया पेड्रो, पर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने क्या बोला है, SID में नॉट नल है, और आप किस किस में वैल्यू इंसर्ट कर रही हो, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम में। SID का आपने डिस्कशन ही नहीं किया, जबकि SID नल नहीं हो सकता, वो ब्लैंक नहीं रह सकता, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एरर आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये SID के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जबकि SID को हमने डिक्लेयर कर रखा है कि वो नॉट नल रहेगा, वो खाली नहीं छोड़ा जा सकता, तो इसलिए यहाँ पर एरर आ जाएगी। डिफ़ॉल्ट क्लॉज क्या करेगा, तो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आपको पास करना हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट ID,
और इंटीजर टाइप का, और यूनिक बोल दिया मतलब कि वहाँ पर वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए। लास्ट नेम वैरकैर 30 मतलब 30 कैरेक्टर से बड़ा नहीं। फर्स्ट नेम वैरकैर 30 मतलब फर्स्ट नेम भी 30 कैरेक्टर से बड़ा नहीं। और स्कोर एक और जो कॉलम होगा वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने पास कर दी, डिफ़ॉल्ट 80। डिफ़ॉल्ट 80 पास करने का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम प्रोग्राम बनाएंगे और हम अगर कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं स्कोर की, तो वहाँ पर ज़ीरो ना होते हुए वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 80। ठीक, जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे तो वो वैल्यू वहाँ पर होगी। जैसे कि 80 लिखा है ना, तो 80 हो जाएगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ऑलराइट, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मतलब हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, तीन चीज़ों में। वेयर वैल्यूज़, और वैल्यूज़ डाल दी स्टूडेंट आईडी 10, लास्ट नेम इज इक्वल्स टू कुरैशी, फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू जीशान। तो यहाँ पर हमने स्कोर फील्ड का डिस्कशन ही नहीं किया। जब हमने स्कोर फील्ड का डिस्कशन ही नहीं किया पर टेबल बनाते समय हमने बोल दिया था कि स्कोर की वैल्यू डिफ़ॉल्ट 80 रहेगी, तो अगर आप गलती से उस कॉलम को डिस्प्ले नहीं भी करते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी डिस्प्ले करवाया, ठीक है, और लास्ट नेम और फर्स्ट नेम डिस्प्ले करवाया, तो यहाँ भी आपने वही किया है ना, स्टूडेंट आईडी 10, कुरैशी और जीशान, ये वैल्यूज़ पास करी। अब आपने स्कोर पे वैल्यू नहीं पास करी। जब आपने स्कोर पे वैल्यू नहीं पास करी तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने ऊपर प्रोग्राम में दे रखी है 80, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 80 ऐसी वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी। ठीक, यूनिक कंस्ट्रेंट कैसे यूज़ करें, तो किसी के भी आगे लिख दो यूनिक। इसका मतलब ये हुआ कि इस एसआईडी की वैल्यू यूनिक ही रहेगी, कॉमन नहीं हो सकती। कोई दो कॉलम्स के मतलब दो वैल्यूज़ अगर आप किसी रोज़ की सेम दे देते हो तो वहाँ पर एरर दे देगा, क्योंकि कोई एक ही उसको वहाँ पर रखना है। आगे बढ़ते हैं। एसक्यूएल में एक चेक कंस्ट्रेंट भी है, मतलब जैसे कि मैंने आपको भी बताया था ना कि रोल नंबर डालना है और रोल नंबर 0 से बड़ा ही रहना चाहिए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। एक मिनट, हाँ, क्रिएट टेबल कस्टमर एस आई डी इंटीजर वैल्यू चेक एस आई डी इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी कि क्या एस आई डी की वैल्यू 0 से बड़ी है या नहीं। अगर एस आई डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ही वो डेटा एंटर होगा, नहीं तो वो एरर शो कर देगा। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की हमको पता है प्राइमरी की क्या होती है, किसी भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कैसे बनाते हैं प्राइमरी की, तो वो यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे कि एस आई डी के आगे मैंने लिख दिया नॉट नल, प्राइमरी की है मतलब नल वैल्यू तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, तो यहाँ पर लिख दिया नॉट नल, और एक आर्ग्यूमेंट और एक क्लॉज पास कर दिया, एक वैल्यू पास कर दी जो कि है प्राइमरी की। जैसे आप प्राइमरी की लिखोगे इसका मतलब ये हो गया कि एस आई डी में नल वैल्यू भी नहीं आएगी, और इसकी वैल्यू भी आप कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वहाँ पर, मतलब कि आप कह सकते हो कि नल नहीं रहेगी और सिंपली रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं होगी, यूनिक रहेगी। ठीक, और इसको या तो ऐसे पास कर लो एस आई डी और उसके इंटीजर डेटा टाइप नॉट नल और प्राइमरी की, या तो यहाँ पर पास मत करो, एस आई डी इंटीजर और नॉट नल इतना लिख दो, और नीचे जहाँ पर अभी तक चल रहा था वहाँ पर आप लोग लिख दोगे प्राइमरी की एस आई डी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि प्राइमरी की अब एस आई डी में स्टार्ट होने वाली है। मतलब नल भी नहीं रहेगी और यूनिक भी रहेगी, ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते उसको। ठीक है, उसके बाद दो किन्हीं कॉलम्स का यूज़ करके भी प्राइमरी की बनाई जा सकती है। यहाँ पर देखो प्राइमरी की इन्होंने दो कॉलम से बनाई है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। फॉरेन की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की, फॉरेन मतलब आउट ऑफ द कंट्री है ना, यहाँ पर भी फॉरेन का मतलब होता है आउट ऑफ द टेबल। जैसे कि ये मेरा टेबल है, इसके बाहर के टेबल से अगर मैं कुछ रेफरेंस लेता हूँ तो मैं बोलूँगा मैंने फॉरेन की का यूज़ किया है। ठीक, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अब जो फॉरेन की बात हो रही है तो यहाँ पर दो टेबल होते हैं। एक होता है प्राइमरी टेबल जिसको हम पेरेंट टेबल भी बोलते हैं, एक होता है
सेकेंडरी टेबल जिसको हम चाइल्ड टेबल भी बोलते हैं। तो ये हमारा पेरेंट टेबल है, मतलब फर्स्ट टेबल है। तो हमारे फर्स्ट टेबल को पेरेंट टेबल बोलते हैं और जो दूसरा टेबल होता है उसको चाइल्ड टेबल बोलते हैं। सबसे पहली बात ये तो हमेशा सेम रहती है कि हर एक कॉलम में एक यूनिक की कंस्ट्रेंट होता ही है, मतलब यूनिक की वाला कुछ ना कुछ डेटा होता ही है। तो यहाँ पर जैसे एसआईडी है, स्टूडेंट आईडी, इसको प्राइमरी की बना रखा है, यूनिक भी है, नल भी नहीं है। तो प्राइमरी की बनने के लिए सारी कैपेसिटी है, उसमें कैपेबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर एक ऑर्डर्स नाम का टेबल है, उसमें ऑर्डर आईडी नाम का कॉलम है, ऑर्डर डेट नाम का कॉलम है, कस्टमर एसआईडी नाम का कॉलम है और अनदर नाम का कॉलम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को ये कॉलम रिपीट होता हुआ दिख रहा है ना। ये एसआईडी वाला जो कॉलम है वो एसआईडी वाला कॉलम रिपीट होता हुआ दिख रहा है। फॉरेन की का कंसेप्ट भी यही बोलता है, ठीक है। क्या बोलता है? प्राइमरी मतलब कि पेरेंट टेबल की जो प्राइमरी की वाला कॉलम होता है, जब वो कॉलम चाइल्ड टेबल में भी होता है और प्राइमरी की नहीं होता है ना। जैसे कि हमारे मेन टेबल में, हमारा जो मेन टेबल है उसमें जो प्राइमरी की है वो हमारे सेकेंडरी टेबल में भी हो और वहाँ पर वो प्राइमरी की जैसा काम नहीं करती, वहाँ पर हमारे पास कोई दूसरी प्राइमरी की होती है, बट वो हमारे दूसरे टेबल में भी एग्जिस्ट करती है अगर, तो उसको बोला जाता है कि वो कॉलम कहलाएगा फॉरेन की। ऑलराइट, तो उसको फॉरेन की कहा जाता है। हमारे प्राइमरी टेबल में डेटा जो रहेगा वो तो एज अ प्राइमरी की एसआईडी को मानेगा। सेकेंडरी टेबल में भी वो ऑर्डर्स नाम का जो टेबल हमारा चाइल्ड टेबल है उसमें भी डेटा तो रहेगा, चाइल्ड टेबल में भी डेटा तो रहेगा। बट यहाँ पर क्या होगा, जो आपका कस्टमर टेबल का प्राइमरी की है वो यहाँ पर प्राइमरी की नहीं होगा, वो यहाँ पर प्राइमरी की बजाय फॉरेन की कहलाने लगेगा। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, फॉरेन की को डिफाइन करना इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, ऐसा कभी आता नहीं है बट फिर भी देख लो। और टेबल का नाम दे दिया, प्राइमरी की बता दी आपने किसको माना, ऑर्डर आईडी को। तो फॉरेन की, और फॉरेन की में जो भी कस्टमर आईडी हमारे पास है वो एंटर कर देंगे, रेफरेंस में डाल देंगे कस्टमर एसआईडी। तो यहाँ पर उस टेबल से डेटा उठा लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद टेबल कंस्ट्रेंट्स कैसे अप्लाई करते हैं वो बताया हुआ है। ये देखो यहाँ पे नॉट नल ऐसे कुछ जो ये अप्लाई करके बताए, ये सारे के सारे टेबल कंस्ट्रेंट्स हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं। व्यूइंग अ टेबल, टेबल कैसे व्यू करते हैं तो हमने देखा था DESC और टेबल का नाम, तो वो पूरा का पूरा टेबल हमको दिखा देगा। डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, तो डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड होती है। इंसर्ट कमांड जो होती है वो हमेशा इनटू के साथ स्टार्ट होती है, तो इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, उसके बाद किस में इंसर्ट करना है, टेबल का नाम, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। इंसर्ट करते टाइम ऐसा नहीं लिखना होता है इंसर्ट इनटू टेबल एम्प्लॉय, यहाँ पर सिंपली लिखना होता है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। जैसे ही आप इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय लिखेंगे और नीचे वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, नीचे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय लिख दिया और वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी, वैल्यूज़ लिखकर यहाँ पर आपने डेटा पास कर दिया, तो आपका डेटा एंटर हो जाएगा। मॉडिफाइंग डेटा, अब हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट है, डेटा को ऐड करना सीख लिया, मॉडिफाई कैसे करता है। तो मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास एक कमांड है जिसको बोलते हैं अपडेट कमांड। ऑलराइट, इस अपडेट कमांड का इस्तेमाल करके क्या कहा जा सकता है कि हम किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिख दिया है, देखो
अपडेट आइटम्स सेट, अपडेट कमांड यूज होती है एक कॉम्बिनेशन के साथ जो कि होता है सेट। ऊपर अगर आप लिख रहे हो अपडेट कमांड तो नीचे कहीं ना कहीं आपको सेट आर्ग्यूमेंट का भी इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ ने लिखा है अपडेट आइटम्स और सेट रोल इज इक्वल्स टू 250। सेट रोल इज इक्वल्स टू 250 मतलब क्या हो जाएगा, 250 वैल्यू हो जाएगी सारे के सारे आर ओ एल्स की, जितने भी आर ओ एल होंगे। आपने क्योंकि स्पेसिफाई तो नहीं किया कौन सा आर ओ एल, तो यहाँ पर सारे आर ओ एल्स की वैल्यू 250 हो जाएगी। जबकि अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको कहीं ना कहीं वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा और वहाँ पर फिर जो भी अपडेटेड डिटेल्स हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट आइटम्स सेट रोल इज इक्वल्स टू 400 सेट एंड क्यू ओ एच इज इक्वल्स टू 700 वेयर आई कोड इज लेस देन 1040। तो जिसका आई कोड की वैल्यू 1040 से कम है उनमें आपको एस मतलब कि रोल नंबर और क्यू एच की वैल्यू को 400 और 700 करना है। सिंपली इतना लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा। डिलीटिंग डेटा फ्रॉम टेबल्स, डेटा कैसे डिलीट करते हैं, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखकर हम किसी भी टेबल के डेटा को हटा सकते हैं, ठीक। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिख के बताया डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। अब डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय तो चलो ठीक है, समझ में आ गया कि एम्प्लॉय टेबल में से कुछ डिलीट करना, पर क्या डिलीट करना है, तो जिसकी ग्रॉस 2200 से कम है उसको आपको यहाँ पर अपडेट करना है, तो आप मतलब कि डिलीट करना है तो आप डिलीट कमांड का यूज़ करके कर सकते हो। अल्टर कमांड, तो अल्टर कमांड के अंदर भी 3 कमांड, कॉलम्स को ऐड करना, कॉलम्स को इंटीग्रिटी सिखाना, ठीक है, और तीसरा जो होता है कॉलम्स को रीडिफाइन करना। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। जैसे कि एक टेबल है हमारे पास ऑल्टर टेबल EMP1, ठीक। तो आपने जैसे ही ऑल्टर टेबल EMP1 लिखा मतलब ये पता चल गया कि आपको टेबल जो EMP नाम का टेबल है उसको ऑल्टर करना है। क्या करना है, तो ऐड टेलीफोन नंबर इंटीजर। जैसे आप ऐसा लिख दोगे ऐड टेलीफोन नंबर इंटीजर, टेलीफोन नंबर का जो एक नया कॉलम है वो हमको ऐड होकर दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं किसी भी नंबर ऑफ कॉलम्स को। आगे बढ़ते हैं। अल्टर टेबल का यूज़ करके अल्टर भी किया जा सकता है। जैसे कि आपको किसी कॉलम का नाम चेंज करना है तो उसके लिए आपको अल्टर टेबल और चेंज का यूज़ करना पड़ेगा और ओल्ड कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा और ओल्ड कॉलम का नाम लिखने के बाद स्पेस देकर न्यू कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा, तो उससे नया कॉलम का नाम ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो अल्टर टेबल कस्टमर्स और चेंज फर्स्ट नेम, और ये फर्स्ट नेम पुराना वैल्यू है और फर्स्ट नेम विदाउट अंडरस्कोर ये हमारा न्यू वैल्यू है। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ड्रॉपिंग टेबल्स, टेबल्स को ड्रॉप कैसे करें, तो ड्रॉप करने का सिंपल सा तरीका, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। इफ़ एग्जिस्ट इसलिए लगाते हैं कि अगर गलती से एग्जिट नहीं कर रहा है तो एरर ना आए और वो सिंपली अच्छे से एंड हो जाए, ठीक है। अगला दिया हुआ है ड्रॉप टेबल आइटम्स, तो आइटम्स नाम का कॉलम पूरी तरह डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट प्लेयर्स, मतलब कि हमें ड्रॉप टेबल हमको प्लेयर्स का कॉलम हटाना है, तो अगर आपके टेबल में अगर प्लेयर्स नाम का कॉलम है तो वो हटा दिया जाएगा। कुछ और कंसेप्ट दिए हुए हैं यहाँ पर, SQL जॉइंट्स। इन SQL जॉइंट्स के कंसेप्ट को और इंडेक्सेस के कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास। सो स्टूडेंट्स गो थ्रू दिस केयरफुली। कल की क्लास में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा एंड वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट चैप्टर देन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।